सब चीजों को डिस्कस करना शुरू करेंगे। सबसे पहले वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट रेनफॉल, उसके बाद हम वेस्टर्न डिप्रेशन और उसके बाद रिलीफ और कन्वेक्शनल करंट्स। बट फर्स्ट मेनली द थिंग विच नीड टू बी डिस्कस ओवर हियर वो ये है कि हमारे पास इन 4 क्लाइमेटिक जोन्स में से सबसे पहला जो क्लाइमेटिक जोन है जो कि हमें ऊपर की तरफ दिखाई दे रहा है, जो कि हमें इधर दिखाई दे रहा है, एंड दैट इज के दीज आर द एरियाज। पहाड़ी इलाके आप कह सकते हो, नॉर्दर्न एरियाज ऑफ पाकिस्तान आप कह सकते हो, जहाँ पे सर्दियाँ ज्यादा होती हैं और गर्मियाँ उतनी ज्यादा हमें एक्सपीरियंस नहीं हो रही होती। ठीक है, उसके बाद सेकंड अगर हम डिस्कस करें थोड़ा सा नीचे प्लेन एरियाज की तरफ आ जाएं या इंडस प्लेन्स की तरफ आ जाएं, जिसमें मेनली पंजाब और यू कैन से कि सिंध का एक बड़ा मेजर इलाका हमें दिखाई दे रहा होता है, वो ये वाला जो शेडेड एरिया आपको दिखाई दे रहा है पार्ट बी, जिसमें समर्स हमें जो होती हैं वो थोड़ी सी गर्म दिखाई दे रही होती हैं और सर्दियां जो होती हैं हमें कूल दिखाई दे रही होती हैं। यानी कि यहाँ पे सर्दियां भी बहुत ज्यादा पड़ी होती हैं और गर्मियां भी ठीक ठाक हो रही होती हैं। और मेनली जो यहाँ पे बारिश का सोर्स होता है वो वेस्टर्न डिप्रेशन होता है, जो कि बे ऑफ बंगाल से बारिशों का सिलसिला इंटर होता है और इंडिया से, या यू कैन से कि इंडिया से भी पहले बांग्लादेश से, और बांग्लादेश से ओरिजिनेट होने के बाद पाकिस्तान में सारी की सारी रेनफॉल सिस्टम इंटर होने के बाद इस रीजन में, और उसके बाद कुछ बारिशें ऊपर की तरफ और कुछ बारिशें नीचे कोस्टल एरियाज की तरफ भी बरस रही होती हैं ड्यूरिंग द मॉनसून सीजन। ठीक, यहाँ पे समहाउ आप ये कह सकते हैं कि समर सीजन के अंदर इंडस प्लेन एरियाज में कुछ ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे फ्लडिंग की सिचुएशन भी क्रिएट हो जाती है, स्पेशली इन दी मॉनसून सीजन। सही है। तो ये चंद एक इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जनरल बातें हैं, थोड़ी थोड़ी सी दो दो तीन तीन पॉइंट्स अगर हम याद रखेंगे तो एग्जाम में आंसर हमें करने में काफी हद तक हेल्प हो जाती है। ठीक है, पाकिस्तान की जो वेस्टर्न साइड है ये वाली, अगेन बलूचिस्तान का ये वाला पार्ट जिसको हम कह सकते हैं, ये भी हमारे पास यू कैन से कि कोल्ड क्लाइमेट ही जो है वो शो कर रहा होता है। ये वो साइड है जो कि बलूचिस्तान में फॉल करती है, कोयटा, कलाज, ज़ियारत, ये वाली जो साइड है ये शो कर रही है। ठीक है, जो क्लाइमेट आपको यहाँ पे नजर आ रहा होता है नॉर्दर्न साइड पे, एग्जैक्टली कुछ वैसा ही क्लाइमेट हमें इस साइड पे भी दिखाई दे रहा होता है। बट प्रॉब्लम इज दैट कि नॉर्दर्न साइड पे हमारे पास माउंटेनियस रेंजेस हैं, नॉर्दर्न साइड पे हमारे पास सेटलमेंट्स मौजूद हैं, लेकिन ये जो वेस्टर्न साइड है पाकिस्तान की, इस साइड पे हमारे पास उतनी ज्यादा सेटलमेंट्स नहीं है या उतनी ज्यादा यूटिलिटीज अवेलेबल नहीं है जितनी ज्यादा यूटिलिटीज हमारे पास नॉर्दर्न साइड पे मौजूद है। ठीक है, टॉकिंग अबाउट द थर्ड क्लाइमेटिक जोन विच इज प्रेजेंट इन पाकिस्तान, वो वहां पे है जहाँ पे हम सारे के सारे लोग इस वक्त मौजूद हैं, जहाँ पे हम सारे के सारे लोग इस वक्त बैठे हुए। आई एम टॉकिंग अबाउट द कोस्टल एरियाज ऑफ पाकिस्तान। कराची, और कराची से अगर आप वेस्टर्न साइड पे बात करना शुरू कर दें तो गवादर, जिवानी, पसनी और माड़ा, ये सारे के सारे जो इलाके हैं ये सारे के सारे कोस्टल एरियाज हैं। यहाँ पे विंटर्स जो होती हैं बहुत लिमिटेड टाइम के लिए होती हैं, माइल्ड होती हैं, यानी कि उतनी ज्यादा ठंड हमें महसूस नहीं होती जितनी ज्यादा ठंड हमें नॉर्दर्न साइड पे या इस तरफ प्लेन एरियाज में दिखाई देती है। गर्मियां जो होती हैं यहाँ पे भी वार्म होती हैं, हॉट नहीं होती। फर्क होता है इंटेंसिटी में, थोड़ा सा ये है कि कम होती है यहाँ पे गर्मियां, एज कम्पेयर टू पंजाब या एज कम्पेयर टू सिंध के जो प्लेन एरियाज हैं उसके मुकाबले में काफी हद तक कम है। इसकी रीजन कोई बता सकता है मुझे बच्चों आप में से, कि सर्दियां भी माइल्ड हैं और गर्मियां भी उतनी ज्यादा नहीं है जितनी ज्यादा हमें प्लेन एरियाज में दिखाई दे रही है? क्या वजह हो सकती है इस बात की? कोई अगर आप में से जवाब देना चाहे तो। सर अरेबियन सी है ना यहाँ पे। अरेबियन सी है यहाँ पे। ठीक है मुस्तफा, वेरी गुड आंसर। अरेबियन सी होने से क्या फर्क पड़ेगा? सर मतलब थोड़ा टेम्परेचर उसका मेंटेन रहेगा, माइल्ड रहेंगी ना। ठीक है, ठीक है, सही है। और कोई जवाब देना चाहेगा मुस्तफा के अलावा? मुस्तफा पॉइंटेड आउट द राइट थिंग कि अरेबियन सी की मौजूदगी की वजह से, लेकिन अरेबियन सी की मौजूदगी से क्या चीजें होती हैं जिसकी वजह से हमारा जो कोस्टल एरियाज का टेम्परेचर है, चाहे वो पाकिस्तान के कोस्टल एरियाज हों या दुनिया के किसी भी कंट्री के कोस्टल एरियाज हों, ओशियंस जो होते हैं या समंदर जो होते हैं वो किस तरह से उन कोस्टल एरियाज को उनका टेम्परेचर मॉडरेट रखते हैं, किस वजह से? एनी आइडिया? सर मानसून। वाइब्रेशन वगैरह।
नो, देखो दो मानसून। बात, नहीं नहीं मॉनसून नहीं, देखो दो बातें हैं भाई। एक चीज हमारे पास होती है, एक चीज हमारे पास होती है उसको हम बोलते हैं सी ब्रीज, ठीक है, और एक हमारे पास फिनोमेना होता है उसको हम कहते हैं लैंड ब्रीज। ये हमने डिस्कस किया, क्या डिस्कस चीज? किया हमने पहले ये लैंड ब्रीज जी एंड जी सी सर। ब्रीज, इसको डिस्कस, जी सर किया। सर किए ठीक है। किए। देखो भाई, ड्यूरिंग द डे टाइम, दिन के टाइम पे, यानी कि अभी जिस तरह से सुबह हो गई है, अभी दिन के वक्त में आप ये कह सकते हो कि समंदर की तरफ से कुछ ऐसी हवाएं चलती हैं, या यूं कह लीजिए कि समंदर की तरफ से, चूंकि लो एयर प्रेशर जो है वो बिल्ट हो जाता है समंदर पे, और लैंड के ऊपर गर्मी ज्यादा होनी शुरू हो जाती है। जैसे ही सनरेज यहाँ पे आनी शुरू होती हैं, तो सनरेज के आने की वजह से हमारी इस अर्थ का, इस लैंड का टेम्परेचर जो है वो बढ़ना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे आप कह सकते हो कि हाई एयर प्रेशर, यहाँ पे जो है वो आप कह सकते हो कि लो एयर प्रेशर बिल्ट हो जाता है, ठीक। अब इस लो एयर प्रेशर के बिल्ड होने की वजह से व्हाट हैपन्स कि यहाँ पे समंदर की तरफ से कुछ ऐसी हवाएं चलनी शुरू हो जाती हैं टुवर्ड्स द लैंड, जिसकी वजह से आप कह सकते हो कि हमारी जमीन का टेम्परेचर आहिस्ता आहिस्ता करके कम होना शुरू हो जाता है। आसान जबान में यूं समझ लीजिए कि समंदर में जब कभी सूरज की रोशनी पड़ती है या जब कभी सूरज की रेस पड़ती हैं, तो पानी छोटे छोटे वेपर्स की सूरत में एवेपोरेट होता है। एवेपोरेट होने के बाद एक सर्टेन लेवल तक वो जाता है, और सर्टेन लेवल पे जाने के बाद जमा होना शुरू हो जाता है। और ये फिनोमेना है हमारी इस प्लैनेट अर्थ का कि जहां कहीं पे भी हाई एयर प्रेशर बिल्ट हो जाएगा, तो हाई एयर प्रेशर अपने आप को रिलीज करने के लिए मूव करेगा लो एयर प्रेशर के इलाके की तरफ। जमीन पे उस वक्त दोपहर के टाइम पे, दिन के टाइम पे लो एयर प्रेशर होता है, तो वो सारी की सारी हवाएं समंदर से जमीन की तरफ चलना शुरू कर देती हैं। अब उन हवाओं के अंदर यूं कह लीजिए कि उन एयर में छोटे छोटे से वाटर वेपर्स मौजूद होते हैं, जो कि जैसे ही जमीन की तरफ आते हैं, लैंड की तरफ आते हैं, तो एक बड़ा सूदिंग सा इफेक्ट दे रहे होते हैं, और जमीन का जो टेम्परेचर होता है उसको काफी हद तक आप कह सकते हो कि मॉडरेट कर देते हैं, क्योंकि ये फिनोमिना फॉर द होल डे चलता रहता है। तो इन सी ब्रीजेस की वजह से आप कह सकते हो कि यहाँ पे जो समर्स होती हैं या दिन का जो टाइम होता है वो थोड़ा सा मॉडरेट हो जाता है। उतनी ज्यादा गर्मी हम एक्सपीरियंस नहीं करते जितनी ज्यादा गर्मी हम प्लेन एरियाज में या किसी और एरिड एरिया में एक्सपीरियंस कर रहे हो। यही फिनोमिना रात के टाइम पे उलट हो जाता है। रात के टाइम पे व्हाट हैपेंस कि समंदर के ऊपर लो एयर प्रेशर है और जमीन के ऊपर हाई एयर प्रेशर है, ठीक है। तो यहाँ पे हाई एयर प्रेशर अपने आप को रिलीज करने के लिए समंदर की तरफ मूव करता है, यानी कि शाम के टाइम पे हवाएं जमीन से समंदर की तरफ चलना शुरू करती हैं। पूरे दिन जो सूरज की तपिश जमीन ने बर्दाश्त की है, अब वो वाला टाइम है शाम का जब वो सारी की सारी तपिश, वो सारी की सारी हीट एनर्जी अपने आप को रिलीज करना चाहती है। तो वो हवाएं नेचुरली, ये कोस्टल एरियाज में एक नेचुरल फिनोमेना है कि वो सारी की सारी एनर्जी समंदर की तरफ मूव होनी शुरू होती है, उसको हम लैंड ब्रीज बोलते हैं। दिस इज द रीजन कि पूरा दिन शहर में गर्मी होती है, लेकिन शाम जैसी होती है आहिस्ता 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 करके समंदर के पास जितनी भी शहर होते हैं वहां पे शामें जो होती हैं या रातें जो होती हैं वो आहिस्ता आहिस्ता करके ठंडी होनी शुरू हो जाती हैं। बात समझ आई? शाम के टाइम पे अक्सर देखा होगा कि अक्सर शॉप्स के बाहर जो लोग होते हैं या अपने घरों के बाहर जो लोग होते हैं, इवन अपने घरों की छतों पे, आई एम श्योर कि आप में से भी बहुत सारे लोगों ने ये काम किया होगा कि जैसे ही शाम का टाइम खत्म हो, जैसे ही शाम का टाइम आ रहा होता है और दिन का टाइम खत्म हो रहा होता है, तो हम अपने घरों की छतों पे पानी डालते हैं, या अपने घरों के बाहर जो एरिया होता है, जो गार्डन एरिया होता है या जो फुटपाथ्स होते हैं, हम उन पे पानी का स्प्रे करते हैं, पानी का छिड़काव करते हैं। रीजन बीइंग कि पूरे दिन जो सूरज की तपिश इस जमीन ने बर्दाश्त की है, या मेरे घर की छत पे जो पूरे दिन सूरज की तपिश पड़ी है, शाम के टाइम पे उस पर पानी डाल के उसके अंदर से हीट एनर्जी को निकाला जाता है, और आहिस्ता 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 करके वो सारी की सारी हीट एनर्जी रिलीज हो जाती है। दिस बिकेम द रीजन कि मेरे घर की छत या मेरे घर का जो बाहर का एरिया है, जो बाहर की स्पेस है, वो बिल्कुल ठंडी हो जाती है, और कुछ टाइम के बाद मुझे वहां पे हीट एनर्जी एक्सपीरियंस नहीं हो रही होती। तो इन दो बातों की वजह से आप ये कह सकते हो कि समंदर मौजूद है हमारे पास। इन दो बातों की वजह से वी कैन से कि कोस्टल एरियाज में जो टेम्परेचर होता है वो उतना ज्यादा एक्सट्रीम हो नहीं पाता, मॉडरेट रहता है, माइल्ड रहता है, ठीक है। सर्दियों में भी यही सीजन होता है बच्चों, कि कराची में या किसी भी कोस्टल एरिया में सर्दी कभी भी आपको एक्सट्रीम पे जाती हुई दिखाई नहीं देगी। कराची का टेम्परेचर कभी भी आपको नेगेटिव की तरफ जाता हुआ दिखाई नहीं देगा।
या कभी भी आप इस तरह से एक्सपीरियंस नहीं करोगे कि कराची का टेम्परेचर 2 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया, 3 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। वजह हमारे पास सिर्फ और सिर्फ ये समंदर की ब्रीज ही है, समंदरी हवाएं हैं जो कि समंदर की वजह से हमारे शहर का जो टेम्परेचर है उसको मॉडरेट रखती हैं। सही है, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन किसी को? यहाँ तक कोई सवाल बॉयज? नथिंग सर। Moving on, the fourth climatic zone of Pakistan, that is none other than कि ये वो सारे के सारे एरियाज हैं जो कि एरिड एरियाज कहलाते हैं। ठीक है, आई एम टॉकिंग अबाउट एरिड एरियाज। कोई डिफाइन करना चाहेगा एरिड एरियाज को? क्या होते हैं एरिड एरियाज? सर बहुत ड्राई एरियाज होते हैं सर, वहाँ पे ड्राई सब एरियाज, हॉट समर एक्सपीरियंस ले जाते हैं। बिल्कुल ठीक है, शाबाश, सही है। और इसकी कोई खास फीचर ड्राईनेस के अलावा? सर हॉट होते हॉट होता है, वेरी गुड मुस्तफ, शाबाश। और यहाँ पे रेनफॉल भी जो होती है वो बहुत कम एक्सपीरियंस की जा रही होती है, वेरी वेरी लेस रेनफॉल। पूरे साल में जो बारिश होने की शरह होती है, जो बारिश होने का रेशियो होता है, वो सबसे कम होता है। ठीक है, कहा यह जाता है कि वो सारे के सारे इलाके जहाँ पे रेनफॉल लेस देन 75 मिलीमीटर, ठीक है, 75 मिलीमीटर पर एनम होती है, वो तमाम के तमाम इलाके एरिड एरियाज कहलाते हैं। 75 मिलीमीटर बहुत कम, आप कह सकते हो कि व्हाट डू वी कॉल इट, कि बहुत कम ऐसा ऐसा नंबर है या बहुत कम वो रेशियो है कि जिन इलाकों में इतनी कम बारिश होती है। ठीक, ऑब्वियस ही बात है, पाकिस्तान की वेस्टर्न साइड, या यू कैन से कि बलूचिस्तान का जो साउथ वेस्ट पार्ट है, वो सारा का सारा इसी इलाके पे बेस करता है। और यहाँ पे जो हम क्लाइमेट को एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं, वहाँ पे माइल्ड विंटर होती है, मतलब कि बहुत ज्यादा सर्दियाँ नहीं होती। एक खास सीजन आता है सर्दियों का, जिसमें हम कह सकते हैं कि दिसंबर जनवरी का जो 2 ढाई महीने होते हैं, इसमें हमें ठंड एक्सपीरियंस की जा रही होती है, लेकिन थ्रू आउट द एयर शदीद गर्म इलाके होते हैं। और यहाँ पे रेनफॉल कम होने की वजह से वेजिटेशन भी नहीं होती, लोग यहाँ पे रहते भी कम है। यहाँ पे ना ही हमें मवेशी मिलेंगे, ना ही हमें कोई फॉरेस्टेशन मिलेगी, ना ही हमें यहाँ पे इंडस्ट्रीज नजर आएंगी, और सेटलमेंट्स तो लोगों की है ही नहीं। रीजन बीइंग के इन इलाकों में पानी की बड़ी कमी, और क्लाइमेटिक कंडीशंस जो है वो बहुत बहुत ज्यादा सिवियर हैं, बहुत ज्यादा खतरनाक हैं सारी की सारी क्लाइमेटिक कंडीशन। तो आई होप कि ये सारी की सारी जो हमने क्लाइमेटिक कंडीशंस अभी देखी हैं, एक जनरल एक आइडिया इसका लिया है, तो ये सारी की सारी बातें आई एम श्योर कि आपको क्लियर होंगी। ठीक है, मूविंग ऑन, ये हाईलैंड क्लाइमेट और ये लो लैंड क्लाइमेट, इनके बेसिक फीचर्स जो हैं वो सारे लिखे हुए हैं नोट्स में, आपके साथ इंशाल्लाह शेयर कर लिए जाएंगे वंस द लेक्चर गेट्स एंडेड। तो ये नोट्स आपके साथ दे दूंगा। कोस्टल क्लाइमेट का क्या बेसिक आपके पास फीचर्स होती हैं, जो भी हम लैंड ब्रीज और सी ब्रीज की बात कर रहे थे, उसको हम यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं मैरीटाइम इफेक्ट से। इसको हम मैरीटाइम इफेक्ट कहते हैं। अभी हमने आगे जाके थोड़ा सा डिस्कस करना है कि रेनफॉल की सूरत हाल या टेम्परेचर किसी भी जगह पे जो चेंज हो रहा होता है, उसकी क्या रीजन होती हैं, तो उसमें मैरीटाइम इफेक्ट भी एक बहुत बड़ा रीजन होता है। ठीक है, मूविंग ऑन, कि व्हाट आर दोज एलिमेंट्स जो कि किसी भी जगह के क्लाइमेट को डिफाइन कर रहे होते हैं या किसी भी जगह के क्लाइमेट को चेंज कर रहे होते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एयर प्रेशर की। यस, एयर प्रेशर इज वन ऑफ दोज एलिमेंट्स, वन ऑफ दोज पैरामीटर या वन ऑफ दोज फैक्टर जिसकी वजह से किसी भी जगह का टेम्परेचर जो होता है वो चेंज हो रहा होता है। टेम्परेचर में कमी या ज्यादती जो हो रही होती है, एयर प्रेशर की वजह से हो रही होती है, क्योंकि एयर में बहुत सारी गैसेस, बहुत सारी आप कह सकते हो कि इम्प्योरिटीज, बहुत सारे डिफरेंट सब्सटेंसेस जो है वो ऐड होते हैं। तो जिस जगह पे एयर जितनी ज्यादा डेंस होगी, जितनी ज्यादा गाढ़ी होगी, जितनी ज्यादा उस एयर में यूं कह लीजिए कि एलिमेंट्स मिक्स होंगे, वहां पे टेम्परेचर उतना ही ज्यादा हमें गर्म महसूस हो रहा होगा। ठीक है, अगर किसी इलाके में इंडस्ट्रीज बहुत ज्यादा हैं, तो ऑब्वियस ये बात है, इंडस्ट्रियल जो वेस्टेज होता है, इंडस्ट्रियल पोल्यूशन जो होती है, वो उस इलाके के टेम्परेचर को काफी हद तक इंक्रीज कर देगी, क्योंकि वहां की एयर में बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स, बहुत सारी गैसेस, बहुत सारी डिफरेंट चीजें ऐड होंगी, और उसकी वजह से उस इलाके का जो टेम्परेचर होगा
वो हमें, या क्लाइमेट जो होगा या वेदर जो होगा वो थोड़ा सा हमें गर्म एक्सपीरियंस हो रहा होगा एज कम्पेयर टू एनी एरिया। जिस तरह से हम किसी रूरल एरिया की बात कर लें, कोई गांव का इलाका, देहात का इलाका, जहाँ पे आमतौर पे इंडस्ट्रीज नहीं होती, जहाँ पे आमतौर पे फैक्ट्रीज नहीं होती हैं, ग्रीनरी बहुत ज्यादा होती है, तो वहाँ की एयर जो होती है उसमें डेंसिटी कम होती है, उसमें बहुत सारी गैसेस का या बहुत सारी डिफरेंट चीजों का जो मिक्सचर होता है वो कम होता है। मूविंग ऑन, विंड्स। अभी हम बात कर रहे थे मैरीटाइम इफेक्ट की, सी ब्रीज की और लैंड ब्रीज की, तो भाई सीधी सीधी बात यही है कि विंड्स भी बड़ा एक अहम, यू कैन से, कि रोल प्ले कर रही होती हैं किसी भी जगह की टेम्परेचर को डिफाइन करने के लिए। जहाँ पे विंड्स हमारे पास ज़्यादा ब्लो होंगी, जहाँ पे विंड ज़्यादा चलेंगी, दिस इज क्वाइट क्लियर कि वहाँ पे टेम्परेचर काफ़ी हद तक कम फील हो रहा होगा। जहाँ पे विंड प्रेशर थोड़ा सा कम होगा, वहाँ पे हमें टेम्परेचर ज़्यादा फील हो रहा होगा। ठीक है, नाउ दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम टेम्परेचर की बात करते हैं तो हाँ भाई, टेम्परेचर भी जो होता है वो किसी भी जगह के क्लाइमेट को, किसी भी जगह की क्लाइमेटिक कंडीशंस को डिफाइन कर रहा होता है, और एक ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है किसी भी जगह के क्लाइमेट को बनाने में, या यूं कैन से कि उसको डिस्टर्ब करने में। सही। अगर ये देखा जाए कि वो क्या क्या फैक्टर्स हैं जो कि किसी भी जगह के टेम्परेचर को डिस्टर्ब कर रहे होते हैं या किसी भी जगह के टेम्परेचर को मेंटेन कर रहे होते हैं, तो ये 4-5 नाम हम डिस्कस करते हैं, ये 4-5 रीजन हम जो है वो डिस्कस कर रहे होते हैं। द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, लैटिट्यूडनल इफेक्ट। ये कोई डिफाइन करना चाहेगा लैटिट्यूडनल इफेक्ट से मुराद हमारी क्या है? जी, बच्चों को बताना चाहेगा व्हाट डू वी मीन बाय दिस लैटिट्यूडनल इफेक्ट? सर ये सन से डिस्टेंस होता है ना, मतलब आपका कंट्री, आपका एरिया अगर सन से ज्यादा दूर होगा तो वहाँ पे उसका टेम्परेचर कम अफेक्ट करेगा, ज्यादा सही है, हाई बिल्कुल। नहीं होगा। बिल्कुल सही है, ठीक है। देखो, लैटिट्यूड का बेसिक या लिटरल मीनिंग ही ये है, समथिंग विच इज हॉरिजॉन्टल। इस तरह से, जिस तरह से आपको ये लाइंस या इस तरह से ये जो रेज आपको आती हुई दिखाई दे रही है, ठीक है, लैटिट्यूड का मीनिंग ही यही होता है कि समथिंग विच इज हॉरिजॉन्टल। उसके बाद अगर हम बात करते हैं लॉन्गिट्यूडनल की, तो लॉन्गिट्यूडनल में आप ये कह सकते हो कि समथिंग विच इज इन दी वर्टिकल शेप। कोई ऐसी चीज जो कि वर्टिकल शेप में हमारे पास होती है, उसको हम आमतौर पे लैटिट्यूडनल कहते हैं। तो सबसे पहली चीज तो ये है कि वो तमाम के तमाम सिटीज कह लें, कंट्रीज कह लें, एरियाज कह लें, जो कि इस पोजीशन पे मौजूद हों जहाँ पे सन की रेज जो है ना वो लैटिट्यूडनल डायरेक्शन में पड़ रही होती हैं, सीधी सीधी डायरेक्शन में पड़ रही होती हैं। और जो डिस्टेंस होता है उनका सूरज के सामने से, वो भी कुछ खास ज्यादा नहीं होता, ठीक है, कदरे काम होता है। तो ऑल दोज एरियाज वहाँ पे हम जो एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं टेम्परेचर को, वहाँ पे टेम्परेचर हमें ज्यादातर हाई ही दिखाई दे रहा होता है, यानी कि गर्मी वहां पे हमें ज्यादा दिखाई दे रही होती है एज कम्पेयर टू ऑल दोज एरियाज जहाँ पे सन रेज जो होती हैं या तो वो इंक्लाइंड होती हैं, या जो डिस्टेंस होता है वो थोड़ा सा हमें कम, डिस्टेंस जो होता है वो थोड़ा सा ज्यादा दिखाई दे रहा होता है। अब आपके पास इस पिक्चर के अंदर दो ड्राइंग्स गिवन है, दो एरियाज गिवन है। अगर मैं इसको डिस्कस करना शुरू करूँ तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इस वाले पार्ट की, पार्ट बी की। ठीक है, पार्ट बी में अगर हम ये देख रहे हैं कि ये वो एरिया है जहाँ पे हमें सूरज का जो डिस्टेंस है इस एरिया के साथ थोड़ा सा कम दिखाई दे रहा है, यानी कि जो लैटिट्यूडनल इफेक्ट हमें दिखाई दे रहा है, जो लाइंस हमें दिखाई दे रही हैं वो थोड़ी सी शॉर्ट दिखाई दे रही हैं, दैट इज व्हाई इट इज रिटन ओवर हियर एज दी शॉर्ट डिस्टेंस। तो यहाँ पे जो टेम्परेचर एक्सपीरियंस किया जा रहा होगा वो ज्यादा एक्सपीरियंस किया जा रहा होगा, और ये सारे के सारे वो एरियाज हैं जो कि इक्वेटर से नजदीक होते हैं। ठीक है, इक्वेटर आप कह सकते हो कि दिस इज दैट पॉइंट या दिस इज दैट लाइन विच इज प्रेजेंट इन दी मैप ऑफ द वर्ल्ड, जो कि जमीन का बिल्कुल बीचों बीच का इलाका होता है। तो यहाँ पे जितनी भी कंट्रीज मौजूद होंगे वहाँ पे हमें टेम्परेचर ज्यादा एक्सपीरियंस किया जा रहा होगा, और वो सारे के सारे इलाके जो कि इक्वेटर से ऊपर होंगे, ऊपर की तरफ होंगे, या इक्वेटर से नीचे की तरफ होंगे। ऑब्वियस सी बात है कि सन अगर यहाँ पे होगा तो सन का जो डिस्टेंस होगा इन इलाकों में, यहाँ पे अगर कोई कंट्री मौजूद होगा तो डिस्टेंस बढ़ जाएगा, और इसके मुकाबले में यहाँ पे अगर कोई कंट्री मौजूद होगा तो डिस्टेंस थोड़ा सा शॉर्ट हो जाएगा। दिस बिकेम द रीजन कि इक्वेटर के पास जितनी भी कंट्रीज होते हैं वहाँ पे हमें टेम्परेचर जो होता है वो ज्यादा एक्सपीरियंस हो रहा होता है। मूविंग ऑन, थोड़ा सा आगे बात करते हैं कॉन्टिनेंटल इफेक्ट की। कॉन्टिनेंटल इफेक्ट से मुराद
क्या हो सकती है? व्हाट डू वी मीन बाय द वर्ड कॉन्टिनेंटल और कॉन्टिनेंट? ये कोई बताना चाहे? जी बच्चों, कोई डिफाइन करना चाहेगा इसको? नो आइडिया सर। अच्छा, आई एम सीइंग के कॉन्टिनेंट होते मुस्तफा हैं ही, सर, वो पता है। आई एम जस्ट सीइंग के मुस्तफा ही पार्टिसिपेट कर रहे हैं, बाकी हमारे साथी जो हैं वो पार्टिसिपेट नहीं कर रहे। आर यू गाइस लिसनिंग टू अस? सुन रहे हैं आप लोग? जी सर, मैं पार्टिसिपेट कर। अच्छा, आई एम जस्ट थिंकिंग, नींद में तो नहीं है आप लोग? नहीं सर, मुंह धोकर आ गया। नहीं सर, अच्छा, बिल्कुल चलें, अच्छी बात है। देखो भाई, कॉन्टिनेंट का जो बेसिक या लिटरल मीनिंग होता है ना, वो मीनिंग होता है बर अर्थ का। आजम। हाँ, इसे उर्दू में बर आजम नहीं कहते? someone said बर्रे आजम। Harsha, did you say that? यस। ओके। देखो, कॉन्टिनेंट का बेसिक या लिटरल मीनिंग अगर देखा जाए ना, तो वो लैंड या अर्थ होता है। ठीक है, तो इससे मुराद ये है भाई कि वो सारे के सारे इलाके, समहाउ वो तमाम के तमाम इलाके जो कि जमीन के ऊपर बेस करते हैं, उनके आसपास कोई समंदर मौजूद नहीं है या कोई बड़ी वाटर बॉडी मौजूद नहीं है, तो वहां पे वो सारे के सारे इलाके हाई टेम्परेचर को एक्सपीरियंस करेंगे। ठीक, इसकी बेसिक वजह अभी हमने डिस्कस कर ली है कि अगर कोई वाटर बॉडी आसपास मौजूद होती है, तो उस वाटर बॉडी के आसपास मौजूद होने की वजह से वहां पे सी ब्रीज और लैंड ब्रीज का चक्कर होता है, और उस सी ब्रीज और लैंड ब्रीज की वजह से मोस्ट ऑफ द टाइम टेम्परेचर जो होता है वो काफी हद तक कंट्रोल हो रहा होता है या मॉडरेट हो जाता है। ठीक, आई एम टॉकिंग अबाउट अफगानिस्तान। अफगानिस्तान वो कंट्री है जो कि पाकिस्तान का नेबरिंग कंट्री है। अच्छा, बाय द वे, अफगानिस्तान पाकिस्तान की कौन सी साइड पे मौजूद है? नॉर्थ, वेस्ट, ईस्ट, साउथ, कौन सी साइड पे है? वेस्ट। सर क्या बोला आप? अफगानिस्तान पाकिस्तान के कौन सी साइड पे मौजूद है? नॉर्थ, वेस्ट, ईस्ट, साउथ? वेस्ट। सर वेस्ट। 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 और वेस्ट में भी स्पेसिफाई कर दें थोड़ा सा, नॉर्थ वेस्ट या साउथ नॉर्थ वेस्ट? वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट, ठीक है। तो अफगानिस्तान इज वन ऑफ दोज कंट्रीज इन द वर्ल्ड जो कि एक लैंड लॉक कंट्री है, यानी कि इसको जमीन की तरफ से चारों तरफ से घेरा हुआ है, अफगानिस्तान के पास कोई समंदर नहीं है। तो अफगानिस्तान इज वन ऑफ दोज कंट्रीज जहाँ पे आप ये देख सकते हो कि टेम्परेचर जो होता है ना, वो गर्मियों के मौसम में बहुत शदीद होता है, क्योंकि वहाँ पे कॉन्टिनेंटल इफेक्ट जो होता है वो बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस किया जा रहा होता है। सही है, वहां पे आपके पास कोई लैंड ब्रीज या सी ब्रीज का फिनोमेना नहीं चल रहा होता, नहीं काम में आ रहा होता। दिस बिकेम द रीजन कि यहाँ पे गर्मियां आपको बहुत सिवियर या बहुत ज्यादा शदीद किस्म की एक्सपीरियंस हो रही होती हैं। पाकिस्तान में भी अगर हम किसी ऐसे इलाके की बात करें जिस इलाके के पास अपना कोई वाटर बॉडी ना हो, सिर्फ और सिर्फ जमीनी इलाके हों या मैदानी इलाके हों, तो वहां पे हमें गर्मी ज्यादा एक्सपीरियंस होती है एज कम्पेयर टू वो सारे के सारे इलाके जहाँ पे कोई समंदर या कोई दरिया या कोई कनाल मौजूद होती है। यहाँ तक बात क्लियर है बच्चों? मूविंग ऑन, एल्टीट्यूड एंड टेम्परेचर, ये एक बड़ा कॉमन फिनोमेना है, और इस पे सवाल भी बनता है, एग्जामिनर आपसे रीजनिंग पूछ सकता है 1 मार्क 2 मार्क के लिए। हमने एक चीज पढ़ी होगी कि पहाड़ी इलाके जो होते हैं वहां पे टेम्परेचर थोड़ा सा कम होता है, यानी कि सर्दी ज्यादा होती है, गर्मी कम होती है। और जैसे जैसे आप नीचे की तरफ आते जाते हो, साउदर्न साइड पे आते जाते हो, मैदानी इलाकों की तरफ आते जाते हो, तो टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाता है। इसकी कोई खास वजह? सर कहाँ आते जाते हो नीचे? देखिए, क्वेश्चन इज, बात यह है कि जैसे जैसे हम कहाँ जा रहे हैं, नॉर्दर्न साइड पे जा रहे हैं, मैं मूव कर रहा हूँ पाकिस्तान के नॉर्दर्न साइड पे, तो नॉर्दर्न साइड पे आने के बाद मेरा एल्टीट्यूड, चलो सवाल कर लेते हैं, सर एल्टीट्यूड इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? सर इंक्रीज। एल्टीट्यूड इंक्रीज होगा और टेम्परेचर डिक्रीज होगा। एल्टीट्यूड डिक्रीज होगा, एल्टीट्यूड इंक्रीज होगा और टेम्परेचर डिक्रीज होगा। जी सर। ठीक है, चलो भाई, टेम्परेचर हमारा डिक्रीज होगा और एल्टीट्यूड हमारा इंक्रीज होगा, ये बात तो हो गई फैक्ट।
ठीक है, जैसे जैसे हम साउथ की तरफ आ रहे हैं, तो साउथ की तरफ आने के बाद एल्टीट्यूड इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा? Degrees. डिक्रीज। एल्टीट्यूड हो जाएगा डिक्रीज और टेम्परेचर हो जाएगा इंक्रीज। इंक्रीज। फेयर इनफ। वजह इसकी इन सारी की सारी बातों की, एल्टीट्यूड को तो चलें छोड़ दें, एल्टीट्यूड तो हमारे पास हाइट है, ये तो समझ में आ रही है, बट व्हाई टेम्परेचर इज गेटिंग रिड्यूस्ड और गेटिंग इंक्रीज? नॉर्थ की तरफ जाने से टेम्परेचर डिक्रीज क्यों हो रहा है? Moisture in the air. सर सी लेवल से ऊपर जा रहे हैं हम, और सर ऊपर मतलब एयर की जो वो होती है, आपने बताया ना सर मैरीटाइम का उसमें जी, एयर की क्या? सही बता रहे हो, एयर की क्या चीज? मॉइस्चर जो होता है एयर में वो सर कम होता रहता है ना। डेंसिटी कह सकते हो। हाँ डेंसिटी। ठीक है, डेंसिटी से मुराद कि एयर के अंदर क्या क्या चीजें मौजूद हैं। जितना ज्यादा हम यूं कह लीजिए कि जमीन से ऊपर की तरफ जाते जाएंगे, पोल्यूशन आहिस्ता 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 करके कम होती चली जाएगी। गैसेस भी उसमें शामिल नहीं होंगी, डस्ट पार्टिकल्स भी उसमें शामिल नहीं होंगे, उसमें मुख्तलिफ किस्म की और चीजें भी शामिल नहीं होंगी जो कि पल्यूट करती हैं हमारी एयर को। तो जितना ज्यादा हम ऊपर की तरफ जाएंगे, एयर उतनी ज्यादा लेस डेंस होगी, उतनी ज्यादा उसमें स्पेस होगी। दिस बिकेम द रीजन कि वहां पे जो हमें हवाएं या वहां पे जो हमें टेम्परेचर एक्सपीरियंस हो रहा होता है वो थोड़ा सा कम एक्सपीरियंस हो रहा होता है, ठंड वहां पे ज्यादा होती है। जैसे जैसे हम साउथ की तरफ आते जाते हैं, हमारी एयर में डेंसिटी इंक्रीज होती चली जाती है, एयर में बहुत सारी चीजें और ऐड होती चली जाती हैं, विच बेसिकली मेक अस फील कि अब शहरी इलाकों की तरफ हम आ रहे हैं और यहाँ पे टेम्परेचर थोड़ा सा इंक्रीज होता चला जा रहा है। ये टेम्परेचर की है। इस टेम्परेचर की को बस जरा सा एक दफा ध्यान से देख लें कि सबसे ज्यादा गर्मी वाले जो इलाके होते हैं वहां पे जो हम टेम्परेचर एक्सपीरियंस करते हैं वो 40 डिग्री सेंटीग्रेड या उससे अबव एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं, और उन तमाम के तमाम एरियाज को हम वेरी हॉट कह रहे होते हैं। देन कम्स हॉट, देन कम्स वार्म, माइल्ड, कूल, कोल्ड एंड देन वेरी कोल्ड। ये टेम्परेचर की बस एक दफा ध्यान से देख लीजिएगा, याद करने की असर जरूरत नहीं है, लेकिन बस एक अंदाजा होना चाहिए। ठीक, सर जी मुसब। सर आपने कहा था कि ना कराची का जो कोस्टल एरिया, कराची जो कोस्टल एरिया है वहाँ पे ना टेम्परेचर वार्म होता है गर्मियों में। हम्म, तो यहाँ पर मगर क्या टेम्परेचर की में जो लिखा हुआ है 31 से 39 तक हॉट लिखा हुआ है। तो कराची में तो नॉर्मल हम्म। टेम्परेचर होता है गर्मियों के अंदर, तो ये हॉट नहीं हुआ कराची के अंदर कोस्टल एरिया? देखो, और क्लाइमेटिक चेंजेस की वजह से हम अब जो टेम्परेचर एक्सपीरियंस करते हैं ना वो इतना आमतौर पर एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं। आपके पास ये जो टेम्परेचर की है ये दुनिया भर के हिसाब से स्टैंडर्ड की बताई हुई है। सही। ठीक है, और ये यूं कह लो कि हर 10 साल के बाद ये टेम्परेचर की जो होती है ना वो अपग्रेड होती है। तो अब शायद जो आने वाले 10 सालों के लिए जो टेम्परेचर की बनाई जाएगी ना उसमें ये हॉट का जो पोर्शन है या हॉट की जो आपके पास डिग्रीज बताई हुई हैं, आई एम श्योर ये इंक्रीज कर दी जाएंगी, इसको बढ़ा दिया जाएगा। क्योंकि ये टेम्परेचर की गालिबन 10-15 साल पुराने जो टेम्परेचर नोट किए होंगे उसके हिसाब से हमारे कोर्स में हमारी बुक में पब्लिश की हुई होंगी। सही है, दिस सही। इज द रीजन कि हमें कराची का क्लाइमेट कुछ ज्यादा ही दिखाई दे रहा होता है, और यहाँ पे जो है ना उसको हॉट में काउंट किया हुआ है, जबकि कराची का टेम्परेचर आमतौर पे इतना ही रहता है, 32, 33, 34, 35 तक हमारे पास गर्मियों के मौसम में एक एवरेज वेदर कंडीशन होती है कराची की। तो ये अपग्रेड होने की जरूरत है, ये इंशाल्लाह आने वाले 10-12 साल जब भी इनका टेन्योर पूरा होता है, इसको जब इसको रिवाइज किया जाएगा तो ये चेंज हो जाएंगी सारी की सारी चीज। ठीक है, हम यहाँ पे जरा 5 मिनट के लिए ब्रेक लेंगे। ठीक है, 5 मिनट के बल्कि 5 मिनट नहीं, ये काम करते हैं कि 2 मिनट का ब्रेक लेते हैं, 2 मिनट के बाद हम इसको रीज्वाइन करते हैं। और जब तक आप लोग पानी वानी पी के आए जरा, 2 मिनट के बाद इसको हम दोबारा स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 2 आज इंशाल्लाह वाइंड अप हम करते हैं। ठीक है बच्चों, 2 मिनट के बाद रीज्वाइन करेंगे आप।